हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर सुनें। आंटी की बेटी का मेरे घर पर होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नजर अचानक सोफे पर सोई हुई आंटी की बेटी पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में रिया की छवि कुछ और ही नजर आ रही थी। वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वह सोते समय बार-बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थमने को मजबूर कर रही थी। मुझे खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज आवाजें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लट उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। तब एक जोरदार बिजली चमकी और रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं आखिर क्या करता? मैं भी एक मर्द था। मैं अपने मन को काबू में न रख सका और फिर उस रात मैंने रिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मोहन है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी नीतू माँ बनने वाली है। नीतू दिखने में बेहद सुंदर है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब जब उसका 8वां महीना चल रहा है, तो उसका और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता है। हाल ही में मुझे ट्रांसफर मिल गया। मेरे स्कूल का स्थान बदलने वाला था और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में नीतू को अकेले कैसा छोड़ूं। मैंने सास ससुर को बुलाया और स्थिति समझाई। अंत में हमने यही निर्णय लिया कि इस समय नीतू को मायके भेज देना सही होगा, ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। नीतू के जाने के बाद घर में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता था। पीछे की गली में मेरी आंटी और उनकी बेटी रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे मामा का निधन हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और पूछा, मोहन तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान मैंने आंटी से कहा कि मुझे घर के कामकाज के लिए किसी की मदद की जरूरत है। इस पर आंटी ने तुरंत कहा, मोहन तुम्हें नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाती। आंटी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी मदद से मुझे बड़ी राहत मिल जाती। मैं सोच रहा था कि आंटी को इस काम के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगले दिन से आंटी मेरे घर आने लगी। वह मेरे खाने पीने और बाकी कामकाज का ध्यान रखने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आंटी ने मुझसे कहा, मोहन मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के गांव जाना पड़ेगा। उसकी बेटी की शादी है। शायद मुझे कुछ देर लग जाए, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरी बेटी तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वह तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर का ध्यान रखेगी। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बात मान ली। आंटी ने वादा किया कि उनकी बेटी मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। मैंने सोचा चलो कोई तो है जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। सुबह का वक्त था और मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखें जैसे ठहर गई और मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम और चमकदार था और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए चौंक कर रह गया। उसने धीरे से कहा, मोहन मैं रिया हूँ, तुम्हारी आंटी की बेटी। माँ ने मुझे भेजा है। उसकी आवाज ने मुझे जैसे मदहोश कर दिया था। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक गहरी सांस ली। रिया ने अंदर आकर इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसे घर के सारे कामों के बारे में बताने लगा। मुझे यह सब समझते हुए लगा कि वह बहुत होशियार है और जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि मेरे मन में एक सवाल उठने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई, उससे पूछा, रिया तुम इतनी बड़ी हो और इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो?
मेरा सवाल सुनकर वह थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहर में ऐसा ही पहनावा होता है। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ और कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए यहाँ आ गई। उसके जवाब ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ और नहीं कह सका। रिया ने काम संभाल लिया और लगन से घर की सफाई करने में लग गई। मैं उसे एकटक देख रहा था। वह बहुत ही सलीके से और पूरी लगन से घर के काम कर रही थी। रिया को काम करता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर और जवान लड़की को इस तरह काम करने की क्या जरूरत थी। मेरे मन में आंटी के प्रति गुस्सा भी आया। मैंने सोचा, आंटी अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनने क्यों देती है और अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी जिज्ञासा से भरे मन को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, रिया तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मोहन शादी के लिए पैसा चाहिए होते हैं, मम्मी अकेली है और सारे खर्चे भी सर पर हैं। ऐसे में शादी के बारे में सोचने का समय कहाँ है। उसके शब्दों में दर्द था जो मैंने साफ महसूस किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तुम्हारी शादी के लिए पैसा इतनी बड़ी बाधा नहीं होनी चाहिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप काम में लग गई। इसके बाद रिया रोज मेरे घर आने लगी। वह हर काम इतनी सादगी और मेहनत से करती थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उसके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिना झिझक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर रिया बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसे इस बात की खुशी हो रही हो कि नीतू कुछ महीने के लिए यहाँ नहीं आने वाली। उसके बाद से रिया का व्यवहार और भी अजीब लगने लगा था। न केवल मेरे काम करती बल्कि मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाने लगी थी। हर बार खाना इतना स्वादिष्ट होता कि मुझे लगता कि वह दिल से मेहनत कर रही है। हालांकि मैं यह सब कुछ उसका काम समझकर नजरअंदाज करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि रिया मेरी पसंद का ध्यान रखने लगी है। वह मेरी पसंद के कपड़े पहनने और मेरे इशारों को समझने की कोशिश करती। मैंने कई बार उससे कहा, रिया तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही काम करो, लेकिन वह कभी नहीं सुनती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि रिया मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी है। वह मेरे सामने साड़ी पहनकर आने लगी और सच कहूँ तो साड़ी में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मन के कोने में नीतू की यादें भी थी जो मुझे हमेशा सचेत करती। रिया ने अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कर दिया था। उसके बालों से गुलाब की खुशबू आती थी जो पूरे घर को महका देती थी। जब भी वह मेरे करीब होती, उस खुशबू से मेरा मन भर जाता। रिया का बदला हुआ रूप मुझे उलझन में डालने लगा था। एक दिन मैंने रिया से आंटी के बारे में पूछा कि आंटी कब तक वापस आएंगी। उसने जवाब दिया, माँ शादी के लिए वहाँ गई है, शायद उन्हें कुछ और दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। उसका यह जवाब मुझे ठीक लगा और मैंने कहा, ठीक है, जैसे भी है माँ से कहो कि जल्दी लौटें। लेकिन उसके बाद रिया का व्यवहार और भी ज्यादा बदल गया। वह साड़ी पहनकर आती और उसकी साड़ी के साथ उसके बालों में लगा गुलाब उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता। वह घर के कामों को इस तरह से करती कि मुझे एहसास होने लगा कि वह केवल काम करने के लिए नहीं बल्कि मेरे करीब आने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि रिया की इस कोशिश के बावजूद मुझे अपनी पत्नी नीतू की बहुत याद आती थी। नीतू की मासूमियत और उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे रिया के बारे में कुछ गलत सोचने से रोकता था। मैंने एक दिन रिया से कहा, तुम फुल ड्रेस पहनकर आया करो, शॉर्ट ड्रेस में असहज महसूस करता हूँ। रिया ने मेरे इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। वह इतनी निडर और सहज थी कि उसे अपने पहनावे या व्यवहार में कोई कमी नजर नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह सब मेरे साथ हुआ। उस दिन रिया ने रोज की तरह सारे काम खत्म किए और घर जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रिया के पास छाता भी नहीं था और उसका घर भी दूर था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, रिया आज रात तुम यहीं रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। रिया ने थोड़ी झिझक के साथ मेरी बात मान ली।
मैंने उसे समझाया कि आंटी गांव में है और उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए यहीं रुकना सही रहेगा। रिया ने रुकने का फैसला किया और वह किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी। जब तक खाना तैयार हुआ, बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। रिया का स्वभाव बहुत हल्का फुल्का और सहज था, इसलिए बातचीत के दौरान मेरी झिझक भी कम हो गई। खाने के बाद मैंने रिया से कहा, तुम हॉल में सोफे पर सो जाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वह दिन भर के काम से थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा, लेकिन मेरा मन विचलित था। रिया का यहाँ होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई रिया पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में रिया की छवि कुछ और ही नजर आ रही थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार-बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थमने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज आवाज और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लट उसे और भी आकर्षक बना रही थी। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और रिया ने घबराहट में आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह डरी हुई थी और मैं उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे अंदर एक अलग ही भावना जगा दी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर और मेरे करीब आना मेरी इच्छाओं को नियंत्रित से बाहर कर रहा था। मैंने भी रिया को कसकर गले लगा लिया। रिया डर के कारण और भी मजबूती से मुझे पकड़ रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हों। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे मन में विचारों और भावनाओं की ओर ही बारिश हो रही थी। रिया के स्पर्श ने मेरे अंदर उन इच्छाओं को जगा दिया था जिन्हें मैंने लंबे समय से दबाकर रखा था। फिर रिया ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बहाने खोजती रहती। उसकी बातों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वह अपनी भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त कर रही थी और मैं खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे और वह सब हो गया जिसका मुझे डर था। बारिश थम चुकी थी और रिया ने मुझसे अलग होकर शांति से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा। मेरे मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठ रही थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि रिया अभी भी मेरे करीब सो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से रिया को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मन हजारों सवालों में उलझा हुआ था। अगर नीतू को यह सब पता चला तो वह क्या सोचेगी? क्या वह मुझे माफ कर पाएगी? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या वह अपने पिता को आदर से देख पाएगा? रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे? क्या मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को भूल गया? ये सारे सवाल मेरे सर पर भारी बोझ की तरह थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिया ने स्नान करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। उसने सर झुकाकर कहा, मोहन, रात में जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, रिया, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती थी, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। रिया ने मेरी बात को बीच में रोकते हुए कहा, रुको मोहन, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ तुमने कभी भी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। तुम्हारा यही व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो आगे बोली, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के बजाय फुल ड्रेस पहनने को कहा। यह बात कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ को कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी भलाई का ध्यान रखा। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उसकी बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हारे साथ अकेली घर में रहने के बावजूद तुमने मेरा कभी गलत फायदा नहीं उठाया और इससे मुझे तुम्हारी पत्नी के भाग्य पर जलन होती थी। इसलिए मैंने तुमसे उसकी सारी जानकारी ली और उसी के जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। साड़ी पहनना, बालों में गुलाब लगाना, यह सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए था ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सच में तुमसे ज्यादा ईमानदार पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। रिया यह सब कह रही थी और मैं जैसे किसी अपराधी की तरह शांत खड़ा था। कुछ समय बाद मैंने कहा, मुझे माफ कर दो रिया, जो हुआ उसे भुला दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कल से मेरे घर में मत आना। रिया ने कहा, मोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रात को जो कुछ हुआ वह बस हमारे बीच रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। जो गलती तुमने की उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मोहन, चिंता मत करो। यह कहते हुए रिया अपने घर चली गई। उसके बाद से मैंने स्कूल की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इसके बाद रिया मेरे पास कभी नहीं आई और आंटी भी कुछ दिनों तक नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया कि तुम बाप बन गए हो। उस दिन से मैं अपने बेटे की खुशियों में इतना खो गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वह सब भूल गया। मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने घर के आसपास देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर आकर खोला। उसमें छोटे बच्चे के खिलौने और कपड़े और एक गुलाब था। मुझे समझ में आ गया कि यह गिफ्ट रिया ने रखा होगा। मेरी पत्नी ने पूछा, यह गिफ्ट किसने रखा होगा? तब मेरी नज़र उस गिफ्ट के साथ आई चिट्ठी में पड़ी। मैंने चिट्ठी बाहर निकाली और देखा कि उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं दी थी, लेकिन नाम नहीं लिखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह तो किसी शुभचिंतक ने भेजा है। वह और कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगा और मेरी पत्नी सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। उसके बाद रिया मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे निभाया भी था। आज सिर्फ उसकी वजह से ही मेरी परिवार खुशी और शांति से चल रहा था और हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको डेली इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।